हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2023 का एग्जामिनेशन डेट तो आ गया, लेकिन वो एक्सटेंड होगा, इस श्योर शॉट है। तो हमने बहुत सारे कंप्यूटर के टॉपिक्स कवर कर रहे धीरे धीरे करके। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कर लिया है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कर लिया, फिर हमने टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियसली। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम से पहले आपको सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज जो है कंप्यूटर मेमोरी हम उठाए और कंप्यूटर मेमोरी से आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब VVVI आप बोल सकते हो, क्योंकि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो भी बहुत ही ईजी। मतलब इतना ईजी क्वेश्चंस रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। तो 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अगर आप ये लेक्चर्स देख लेते हो, और जो आज इसमें हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब दिया है आप लोगों को। अगर वो आप पढ़ के जाते हो, उसे आप याद करके जाते हो, तो उसी में से इर्द गिर्द, मतलब आसपास के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। तो 25 क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये आप तय मानो कि आपका कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके 110% सही होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल। इस साल भी आएंगे, ये श्योर है। तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर मेमोरी पहले देख लेते हैं होता क्या है, फिर वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग वो क्वेश्चंस अच्छे से करना, पूरे रट के चले जाना उस एग्जामिनेशंस में, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये तय है। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी VVI टॉप 25 क्वेश्चंस मैं अभी देने वाला हूँ। ये वीडियो के लास्ट में मिलेंगे आपको, और आंसर के साथ, मतलब 4 या 5 क्वेश्चंस के आंसर मैंने छोड़ रखा है, वो आप लोगों के लिए है। बाकी के 20 या 21 क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस के साथ आप आराम से उसे पढ़ना और अच्छे से करके जाना एग्जामिनेशन से पहले तक। तो चलिए कंप्यूटर मेमोरी की ओर हम बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? तो कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है? आप एक मोटा चीज़ समझ लो कि कोई भी चीज़ को स्टोर करना है। जैसे कि कंप्यूटर में अगर हम काम करें तो वो डेटा को स्टोर करना या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो मेमोरी में स्टोर होता है। आप एक डेली लाइफ का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमें कोई बात याद रखनी है या फिर कोई पढ़ते हो आप, तो आप उसे याद कैसे रखोगे, कहाँ पे रखोगे? तो हम कोई भी चीज़ों को याद रखते हैं कि ताकि भूल ना सके, तो वो बात हम मेमोरी में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, अपने ब्रेन में रखते हैं। तो हमारा ब्रेन एक तरह का मेमोरी हो गया। तो इसमें कोई चीज़ें जो है हमारा परमानेंटली स्टोर होता है, कोई चीज़ें टेम्पोरली स्टोर होता है, और कोई चीज़ हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है, और कोई भी चीज़ जो हमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ता है तब याद आता है। तो दोस्तों ये हमारे ब्रेन का, हमारे ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है। इसी तरीके से मेमोरी का भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मेमोरी के 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों मेमोरी। सबसे पहले देख लेते हैं मेमोरी का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, तो कैच मेमोरी, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। जैसा कि हमें कोई भी डेटा को स्टोर करना या फिर कुछ चीज़ें, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, तो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने बताया, डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते हैं। इट इज ए डेटा स्टोरेज यूनिट और अ डेटा स्टोरेज डिवाइस वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड for processing and store. It can store both input output can be stored here. तो बस मेमोरी का आप सीधा मतलब समझ लो कि कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते हैं ताकि बाद में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अपने काम जैसा काम आएगा उस हिसाब से हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। तो इसीलिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो मेमोरी इज़ ऑफ 3 टाइप, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और फिर कैच मेमोरी। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी का ही हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सेकेंडरी मेमोरी वो होता है दोस्तों, जैसा कि कोई भी आप पीपीटी बनाए या वर्ड में काम किए, या फिर आपको डेटा, वीडियोस, ऑडियोज़ या फोटोज़, कोई भी चीज़ स्टोर करनी है आपको कंप्यूटर में, वो स्टोर है। आप चाहते हो कि परमानेंट हम स्टोर करें कोई भी डिवाइसेस में, ताकि अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाए या फिर लैपटॉप ख़राब हो जाए या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम आए तो बंद हो जाए, तो वो डेटा हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो वो फाइल को, वो फोटोज़ को, वो वीडियोज़ को हम मेमोरी या फिर कोई अदर डिवाइसेस में स्टोर करके रखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का काम मेनली यही होता है कि कोई भी डेटा या फोटोज़ या वीडियोस को परमानेंटली स्टोर रहता है कोई भी चीज़ में, ताकि हम बाद में फिर उसे एग्जीक्यूट कर सकें, बाद में हम फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ले करके आ सकें। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं, जैसे कि
आर्किटेक्चर एक अच्छे से समझ लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या काम होता है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू है, ये हमारा हो गया प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हो गया, और ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हो गया, इसमें कोई भी डेटा स्टोर है, ये डेटा को प्रोसेस कहाँ पे होगा, कोई भी डेटा प्रोसेस होता है वो सीपीयू में होता है। जैसा कि आप कोई फाइल ओपन करते हो, पीपीटी ओपन करते हो, तो सबसे पहले वो जो डबल क्लिक आप करते हो तो वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में होता है यहाँ पे रैम होता है। प्राइमरी मेमोरी दो तरीके के होते हैं, रैम और रोम। तो ये ये सीपीयू जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतना फास्ट होता है। और इसके कंपेयर में सेकेंडरी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो जो डेटा होता है यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये इतना फास्ट होता है, ये इतना स्लो होता है कि दोनों मैनेज नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो इसको मेंटेन करने के लिए बीच में हमारा प्राइमरी मेमोरी आता है। तो प्राइमरी मेमोरी रैम को भी बोलते हैं, रोम को भी बोलते हैं। तो दोनों का डिफरेंसेस भी मैं बताऊंगा अभी। तो रैम क्या करता है, कोई भी डेटा जैसे कि यहाँ से उठेगा तो सबसे पहले आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो डेटा है, ये डेटा आएगा आपका रैम में। तो रैम में पहले यहाँ पे डेटा रैम पे आ गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, डेटा चेक करेगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली जाएगा सीपीयू में, क्योंकि जो रैम होता है वो फास्टली होता है, ये सीपीयू के कंपेयर में होता है। तो ये इनका जो प्रोसेस होता है वो फिर स्मूथली काम करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता, कोई भी डेटा डायरेक्टली सीपीयू में नहीं जा सकता है। सबसे पहले रैम आता है, रैम में जाता है, रैम इंस्ट्रक्शन चेक करता है, सारी चीज़ें चेक करता है, फिर आपको आगे की प्रोसेस होती है, फिर जो है आपका रैम में सीपीयू में जाता है डेटा प्रोसेस होने के लिए। तो इसी तरीके से इसका रैम का यूज होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का काम आप समझ गए कि वो जो सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी से जो सीपीयू में जाता है डेटा, तो डेटा क्योंकि सीपीयू बहुत ही फास्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही स्लो होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बीच में आता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम बोलते हैं और फिर रोम बोलते हैं। तो रैम मेनली जो डेटा होता है, डेटा को इंस्ट्रक्शंस और फेच करता है, फिर भेजता है सीपीयू में, वो इंस्ट्रक्शंस होता है जो आपको आउटपुट दिखता है प्रोसेस होने के बाद। तो यही होता है प्राइमरी मेमोरी। चलिए अब एक डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। जैसा कि मैंने तो आपको मोटा मोटी समझा ही दिया कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्रेस और इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। जैसा डेटा को एंड प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को ये स्टोर करता है, ये टेम्पोरली स्टोर करता है, ये परमानेंटली स्टोर नहीं करता। रैम काम हुआ आपका, हो रहा है, फिर डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा, आप हटा सकते हो, फिर जो है आप सेफ सेकेंडरी मेमोरी में ही डेटा को स्टोर कर सकते हो। रैम में परमानेंटली नहीं होता है, रोम में परमानेंटली होता है, लेकिन इसमें परमानेंटली नहीं होता रैम में। ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन इट इज़ यूज टू सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड हेंस कॉमनली इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, रैंडम एक्सेस मेमोरी और फिर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या होता है, आइए देख लेते हैं एक बार। इट इज़ रैम क्या होता है, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। जैसा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का देखिए क्या होता है मतलब। वोलेटाइल मतलब होता है जो आपको परमानेंटली नहीं, टेम्पोरली कोई भी डाटा स्टोर होता है। जैसा कि आप रैम में कोई भी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से लाएं, काम कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, डेटा को देख रहा है, सब चीज़ कर रहा है। जैसे ही लाइट खत्म होता है, लाइट कटता है, तो वो डेटा उड़ जाएगा, वो डेटा फिर से नहीं रहेगा वहाँ पे जो आप जिस पे काम कर रहे थे, तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा, वो वापस से ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आपने जितना भी काम किया, जितना भी प्रोसेस आप मान लीजिए आधा खत्म कर चुके थे, लाइट कट गया, तो वो पिछले वाला भी आधा खत्म हो जाएगा और आगे वाला तो हो ही जाएगा। तो इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन पावर सप्लाई। जैसे पावर सप्लाई, द पावर सप्लाई फेल्स, इंटरप्ट, स्टॉप ऑल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, मेमोरी विल बी लॉस्ट। रैम इज यूज फॉर बूटिंग अप और स्टार्टिंग द कंप्यूटर। इट इज टेम्पोरली, जैसा कि मैंने बोला, टेम्पोरली स्टोर करता है प्रोग्राम डेटा एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस। रैम इज ऑफ टू टाइप, एस रैम और डी रैम। तो रैम एक टेम्पोररी डेटा टेम्पोररी स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। तो अगर आई होप अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू में मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हो कोई भी फाइल को, तो आप सेव करते जाओ उसे। नहीं सेव करोगे तो जैसे ही लाइट गया तो ख़त्म, टेम्पोररी रहता है, वो आपको डेटा लॉस देखने को मिलेगा। वो फिर से अगर आप ओपन करोगे, कंप्यूटर को ओपन करोगे, तो वहाँ पर वो डेटा नहीं रहेगा। फिर एस रैम और फिर ये डी रैम होता है। पॉइंट्स बता देता हूँ। स्टैटिक रैम ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये ट्रांजिस्टर से मेड होता है, ये कैपेसिटर से बना हुआ रहता है। इट ट्रांजिस्टर एंड सर्किट, द मेमोरी आर कैपेबल रिटेयरिंग एज स्टेट द पावर इज अप्लाइड। द मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द नंबर फ्लिप फ्लॉप, each flip flop
स्टोरिंग 1 बाइट, इट हैज़ लेस्ट एक्सेस। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है। क्वेश्चंस इसी पे ज़्यादा पूछे जाएंगे कि रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, रोम वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है, स्टैटिक मेमोरी स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्ट है या फिर डायनेमिक रैम ज़्यादा फास्ट है, स्टैटिक रैम किससे बना हुआ होता है, ट्रांजिस्टर से या कैपेसिटर से, डायनेमिक रैम किससे बना हुआ होता है, कैपेसिटर या फिर स्टैटिक रैम से। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप एक बार अगर आप पढ़ लोगे, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक रैम जो है ट्रांजिस्टर से बनता है, डायनेमिक रैम कैपेसिटर से बनता है, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर एंड स्टोर द डाटा एज चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जितना जब चार्ज रहेगा, चार्ज खत्म हुआ, खत्म कहानी। पावर, इसमें पावर का अप्लाइड होता है, रिटेनिंग देयर पावर स्टेट मेमोरी, और इट नीड्स रिफ्रेशिंग ऑफ अ चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर फ्यू। इसमें रिफ्रेशिंग का जरूरत नहीं होता है, डायनेमिक रैम में रिफ्रेशिंग का जरूरत होता है। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली कवर हो सके, इजीली बन सके। तो आप ये जो मैं नोट्स टाइप का ये दे रहा हूँ, ये भी आप अच्छे से पढ़ना। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको सारे ये नोट्स मिल रहे होंगे, आप अच्छे से इसे पढ़ के जाना, क्योंकि मेमोरी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आई होप ज़्यादा भी मिल सकते हैं आई गेस। तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही अभी इस टाइम पे कवर करवा रहा हूँ, तो देखना। तो अब आगे बढ़ते, रोम क्या होता है। तो देखिए रोम रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि रैम बताया था, रैम एक टेम्पोरली यूज होता है कोई भी डेटा को स्टोर कराने के लिए, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। वहीं पे अगर रोम की हम बात करें तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये पहले से जो है बिल्ड होता है। ये रोम कहाँ पे यूज होता है, रोम ज़्यादातर आप यूज होता है बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो जिसे आप बोलते हो, बूटिंग में यूज़ होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर का मतलब कोई भी कंपनी का लोगो आता है या फिर कुछ और आता है, या फिर जो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम आता है वो पहले से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से सेट रहते हैं वहाँ पे। तो इस टाइप का जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो रोम परफॉर्म करता है। रोम में पहले से सेट रहता है और इसे आप ना इरेज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, ये परमानेंटली स्टोर रहता है, इसे आप बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते हो। रोम के कुछ टाइप्स है वो हम आगे देखने वाले हैं, अभी 3 टाइप्स है रोम के, तो वो भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है उसमें। तो एक बार हम डिफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं। इसके इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशंस इवन व्हेन देयर पावर सप्लाई इज फेल्ड, इंटरप्ट, स्टॉप्ड। रोम इज यूज्ड टू store informations that is used to operate the system. As it refers read only memory, we can only read programs and data is stored. हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। It contains some electronics fuses that can be programmed for a piece of specific informations. The informations stored in the ROM बाइनरी फॉर्मेट 0 1 फॉर्मेट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी बोलता है। और रैम का यहाँ पे 4 टाइप है, लेकिन हम 3 टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। एम रोम को हम छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोम के 3 टाइप्स। तो रोम के जो 3 टाइप्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। इससे तो आप अगर मेमोरी से क्वेश्चंस आया तो इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, आप देख लेना, पक्का 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 आपको मिलेंगे इससे क्वेश्चंस। रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, रोम के टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और पी रोम, ई पी रोम और ई पी पी रोम, ये कुछ रट के जाना भाई, ये रट के जाना, मैं बता रहा हूँ, ये रट के जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रट के जाना, मतलब समझना ही तो है ही, लेकिन ये आप अच्छे से पढ़ के जाना। पी रोम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेना, तीनों का फुल फॉर्म देख लेना, क्या फंक्शंस करते हैं, क्या होता है, ये चीज़ आप देख लेना आराम से। पी का होता है, देखो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस रीड ओनली मेमोरी इज मॉडिफाइबल वंस बाय द यूजर। मैं डिफिनेशंस पे मत जाओ, मैं इसका सीधा आंसर मतलब सीधा सा समझाता हूँ। जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसे हम सिर्फ देख सकते हैं, ना इसे हम चेंज कर सकते हैं, ना हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसे हम देख सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो तो सबसे पहले फ़ोन का लोगो आता है, जैसे कि आप MI का कर रहे हो या फिर रेडमी का कर रहे हो या फिर सैमसंग का जो पहले एक लीटर अप आता है, या फिर नोकिया का आपने पुराना फ़ोन देखा होगा जो हाथ मिलाते हैं, तो वो पहले से इनबिल्ड रहता है, पहले से स्टोर रहता है, आप उसे ना चेंज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, सिर्फ आप उसे देख सकते हो, उसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक बार जो
सेट हो गया, वो सेट हो गया, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। देखो लास्ट में इट कंटेंट कांट बी इरेज्ड वंस रिटन, एक बार जब लिखा गया तो ये चेंज नहीं हो सकता है। और EEPROM में बस इसी का मॉडिफाई है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप हाथ वाला ही नोकिया का ले लो, तो उसे वो जो चिप में रहता है, चिप में जो पहले से प्रोग्राम सेट रहता है, वो प्रोग्राम को हम निकालेंगे, प्रोग्राम को निकालेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर डालेंगे 40 मिनट तक अप्रॉक्स, तब फिर वो मिटेगा। उसके बाद फिर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस को चेंज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये देखो एक्सटेंशंस ऑफ PROM वेयर यूज इरेज कंटेंट ऑफ फ्रॉम एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट रेज नियरली 40 मिनट्स। जब 40 मिनट्स तक अल्ट्रा वायलेट रेज डालेंगे फिर हम चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चेंज तो होता है लेकिन ये वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है निकालना, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज डालना, फिर ये सब चीज़ें डालना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है। इसीलिए इसमें आप ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, कठिनाई का सामना कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम यूज किया जाता है। और उसके बाद आता है फिर EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म भाई अच्छे से याद रखना, अच्छे से याद रखना। इसमें क्या होता है EEPROM का ये भी एक्सटेंशन है। जैसे कि हम EEPROM में क्या करते हैं, वो जो पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चिप में जो पहले से इनबिल्ड रहता है उसे निकालते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से फिर हटाते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज डालने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली ही इसे हम मिटा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी होती है। और जैसा कि कंपनी का नीड आया कि भाई एक बार हम कर दिए तो उसे चेंज करना है, तो फिर कंपनी ने अपना इन्हांस करते 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 ये जो है डेवलप्ड किया। तो ये देखो रिटर्न कंटेंट कैन इरेज इलेक्ट्रिकली, यू कैन डिलीट एंड रीप्रोग्राम EEPROM अप टू 1000 टाइम्स। तो आप ये देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। इसमें पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकली से हम इरेज कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट से इरेज कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो परमानेंटली इरेज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके सारे दिए गए हैं उसमें आप आराम से जाओ, पढ़ो, कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई नहीं होगी। सेकेंडरी मेमोरी तो मैंने पहले ही आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। तो कोई भी डेटा फाइल आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो फोटोज़ को परमानेंटली स्टोर करके रखें कोई भी अदर फाइल में, ताकि हम बाद में कोई भी अदर लैपटॉप या फिर किसी चीज़ में, हार्ड ड्राइव या फिर कोई भी चीज़ में परमानेंटली स्टोर सेव हो जाए, उसे हम परमानेंटली, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी, इट इज़ नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट डेटा और इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही बड़ा होता है, इवन टेराबाइट तक चले जाता है, क्योंकि रैम जो है हमारा 32 GB या फिर अभी आ रहा 16 GB तक ही होता है। कैश में तो अब कैश मेमोरी तो अभी भी MBs में ही आते हैं। मतलब जितना ज़्यादा, जैसे रैम हो गया, रैम और फिर कैच, जितना इसका साइज़ बड़ा होगा उतना फास्ट काम करेगा आपका सिस्टम, उतना फास्ट करेगा। लेकिन जो है इनकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी साइज़, उतनी आपकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। तो इन्फॉर्मेशंस द डेटा ऑफ द इंफॉर्मेशंस स्टोर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट एंड स्लोअर द प्राइमरी मेमोरी। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। CPU कैनॉट एक्सेस, हाँ देखो यही मैं समझाना चाह रहा था कि CPU कैनॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली जो है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है CPU, उसको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CPU बहुत फास्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो होती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए बीच में कोई ना कोई तो आना चाहिए। तो वो प्राइमरी मेमोरी जो है रैम काम करती है, उसे बीच में एग्जीक्यूट करवाती है डेटा को। द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी में जाती है, फिर जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी में मतलब CPU में जाती है, एंड देन CPU कैन एक्सेस इट, फिर बाद में जो है CPU एक्सेस करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इट इज स्लो मेमोरी बट रीयूजेबल, इट इज रिलायबल एंड नॉन वॉलेटाइल, इट इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज, अ कंप्यूटर सिस्टम कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, इन सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इवन पावर इज ऑफ। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप एक बार देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ टाइप्स है सेकेंडरी मेमोरी के, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। तो ये सब एक बार आप पढ़ लेना, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। मैग्नेटिक टेप लॉन्ग नैरो होता है, इसका क्या ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप रीड इसे ज़रूर कर लेना। जो इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। फिर ऑप्टिकल डिस्क के कुछ टाइप्स हैं, CD-ROM है, WOM है, DVDs है, कुछ क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं।
तो एक बार आप इसे पढ़ लेना अपने से। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक बार इसे पढ़ लेना, सिर्फ रीड मारने की ज़रूरत है, और जो 25 क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं वो कर लेना, आपके काम हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है? कैच मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। अगर मेमोरी में अगर कोई भी क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, अगर फास्टेस्ट बोला जाए और वहाँ पे ऑप्शन है कैच मेमोरी, तो आप कैच मेमोरी ही मार के आना, क्योंकि कैच मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इवन ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। जैसा कि मैंने पहले बोला, रैम और कैच मेमोरी जितना बड़ा होगा, जितनी इनकी साइज़ बड़ी होगी, उतना जो है आपका कंप्यूटर स्मूथ चलेगा, उतना आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। रैम जो है जीबीज़ में आते हैं, 32 GB हो गया, मेनली 8 GB तक आते हैं, 16 GB, 32 GB तक ही ज़्यादातर आए अभी तक तो। और कैच जो है अभी भी MBs में है, कैच MBs में। आप तो सोच सकते हो कहाँ GBs और कहाँ MBs, फिर भी ये फास्ट है। अगर जीबी में चला गया तो सोचो कितना महंगा होगा और कितना फास्ट चलेगा। तो कैच मेमोरी कौन ज़्यादा प्रेफर करता है? जो गेमर लोग होते हैं या फिर जिनको हाईली एडिटिंग करनी पड़ती है वीडियोस, तो वो कैच मेमोरी थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं कि कितना हमारा कैच मेमोरी है, तो उस हिसाब से वो कंप्यूटर बाई करते हैं। तो आजकल का कंप्यूटर लैपटॉप तो 70,000 80,000 में आपको मिल ही जाता है। एक 8 GB या 16 GB तक का रैम, या फिर 4 MB या फिर 2 MB तक आई थिंक कैच मेमोरी भी मिल ही जाती है। तो मैं MB से मैं कंफर्म नहीं हूँ कि कितना रहता है। एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कितना MB तक इतनी रेंज में मिल जाती है, एक बार आप देख करके। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो कैच मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है। ये CPU जो प्रोसेस करता है, CPU में जो फास्ट होती है, जस्ट CPU के बगल में ही रहता है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और डेटा को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये देखो, it is a type of high speed semiconductor memory that can help the CPU run faster. Between the CPU and the main memory its service is buffer. It is used to store data program that CPU is mostly फ्रीक्वेंटली। तो अब देख लेते हैं एडवांटेजेस में कैच मेमोरी के क्या होता है। इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी से भी ये फास्टर होता है। तो सोचो सेकेंडरी मेमोरी से कितना फास्टर होगा। व्हेन कंपेयर टू द मेन मेमोरी इट टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस। इसका जो एक्सेस टाइम भी है बहुत फास्ट है, मतलब बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू द मेन मेमोरी। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इट स्टोर डेटा इज ए टेम्पोररी यूज। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज द सेमीकंडक्टर इज यूज, और द साइज ऑफ द कैश मेमोरी इज यूजुअली स्मॉल। मतलब जैसा कि मैं बताया, ये अभी MBs में ही है, बाकी GBs में पहुंच चुके हैं, TBs में पहुंच चुके हैं, लेकिन कैच मेमोरी का साइज अभी भी MBs में ही है। तो सोच सकते हो कितना स्लो है, मतलब कितना साइज इनकी कितनी ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो कैच मेमोरी के यही थी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे मेमोरी के। मैंने ऊपर सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक डिस्कस कर ही दिए। जो भी छूट गया आप कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हो कि मेमोरी से और कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मेमोरी से लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो प्रैक्टिस करनी है आपको। ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, चार थ्योरी क्वेश्चंस हो गए। ये आपको लिख कर देखना है और अच्छे से पढ़ करके जाना। ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली हमें कॉल करो। नंबर दिया ही गया है, कहीं पे भी आपको नंबर मिल ही जाएगा। डायरेक्टली आपसे कॉल करो। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कॉल करो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब जो हम टॉप MCQ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप एक बार अच्छे से आप अपने पढ़ लेना। उसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया, आप देख लेना। तो पहले आप पढ़ो, फिर देखो, फिर समझो। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर हमें बताओ। तो देखो, इस सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का फंक्शंस क्या होता है? तो स्टोर करने का, डेटा का स्टोर करना। जैसे से आप नीचे जाओगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई जाएगा, और फिर आप आराम से उस क्वेश्चंस को करना। कोई भी क्योंकि आप अगर इतना कर लेते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इतना मैंने बना करके रखा है, ये सारे का आंसर है। कुछ का आंसर नहीं है, तो आप अगर कोशिश करना, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछना, मैं आंसर्स आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, ये 25 क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। ये आपको श्योर शॉट है कि 25 क्वेश्चंस और करेक्ट करके जाना है। एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार आप इसे देख लेना। 2 से 3 बार जब आप इसे देखोगे, इस कंप्यूटर क्वेश्चंस को, तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जामिनेशंस में अगर 3 से 4 क्वेश्चंस आ गए, तब तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि आप इतना करके जाओगे तो अगर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे नहीं छूटेंगे, क्योंकि इस
लिमिटेड है, टॉपिक लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, तो इनसे क्वेश्चंस कितना ज़्यादा बन सकता है। तो जितना भी बना क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखा हूँ, 25 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऊपर से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही रखते हैं इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ना है आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर देना, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा वीडियोस। और जो कंप्यूटर के लेक्चर्स है वो लगभग सब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम से पहले तक। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपनी स्टडी को बूस्ट अप करते रहो।